सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। खुदा खुदा करके हमें वो दिन देखने को मिल रहे हैं जब हम सब ये डिसाइड करने के इंतज़ार में हैं कि आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे। इत्तलात ये हैं कि आज के दिन हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के अंदर ये इत्तफाक पाया गया है कि इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम तकरीबन तय कर लिया गया है और उससे कबल असम्बलियों की तहलील से मुतालिक भी टाइम फ्रेम तय कर लिया गया है। अब तक की ताज़ातरीन इत्तलात के मुताबिक 8 अगस्त वो तारीख है जब असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील कर दी जाएंगी। ये ज़राए से मुतालिक हम ख़बरें आपके सामने शेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत की जानिब से किसी हतमी तारीख की तरदीद की गई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह फरमाया कि ऐसी किसी हतमी तारीख तक अभी हुकूमत और इत्तेहादी नहीं पहुँचे हैं, जबकि ज़राए से ही खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील से दूरी इख्तियार करते हुए ये कहा है कि हुकूमत को या असम्बलियों को टेन्योर पूरा करना चाहिए। अब क्या वाक़तन मामलात इतने दिगरगू हैं या हुकूमत और उसके इत्तेहादी वक्त से पहले ऐसी किसी तारीख का अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहे? लेकिन ये बात तय है कि आने वाले चंद दिनों में हालात क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद जो इंतखाबात का मामला है, यानी आम इंतखाबात 2023 का मामला है, उसकी भी बात क्लियर हो जाएगी कि क्या वो मुकर्ररा वक्त पर यानी 90 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर अंदर हो पाएंगे या इंटरम सेटअप जो आएगा वो आने वाले दिनों में करेक्शंस करता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ टेक्निकल लीगल मामलात हैं जिस पर बहस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत थी। सिविलियंस के ट्रायल केस के हवाले से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाक़तन दरख्वास्त गुजार ने जो मामलात सामने रखे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद कोई अहम पेशरफ्त आने वाले दिनों में हो सकती है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे सबसे पहले मोहतरम मेहमान तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके अलावा सिविलियन ट्रायल केस के हवाले से दरख्वास्त गुजार जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब अफजल खान साहब भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कराची से हमारे इंतहाई मोहतरम और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। मैं तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। जुल्फ़िकार अली बदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो असम्बलियों की तहलील से मुतालिक, मुमकिन तहलील से मुतालिक जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो आपका सवाल है कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि कोई डेट फिक्स हो गई है। मुख्तलिफ पार्टियों की लीडरशिप के साथ मुशावरत चल रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की भी प्राइम मिनिस्टर के साथ और दीगर जो इत्तेहादी पार्टियां हुकूमत में बैठी हैं बातचीत चल रही है। अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई। जैसे कोई डेट फाइनल होगी तो उसको इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद फाइनल अनाउंसमेंट दे दी जाएगी कि इस डेट को असम्बलियां जो है वो डिजॉल्व की जाएगी। राइट। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये ज़रूर फरमा दीजिएगा कि कबल अज़ वक्त असम्बली की तहलील से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप लोग इस बात पर
मुत्तफिक रहेंगे कि अगर एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले डिसॉल्व कर दी जाए कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियाँ, तो आप उसके ऊपर इत्तफाक रखेंगे हुकूमत के साथ? देखिए, एक तजवीज़ दी गई थी पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के हवाले से कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है इसको चंद दिन पहले तलीम कर दिया जाए, जो कि आईनी तरीकाकार है, उसमें कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। उससे ये होगा कि जो इलेक्शन के अंदर टाइम मिलना है 60 दिन का, उस 60 की बजाय 90 दिन का एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि आप 60 डेज की बजाय 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करेंगे और आइन के अंदर ये तरीकाकार लिखा हुआ है। उससे एक्स्ट्रा टाइम के अंदर इलेक्शन कमीशन को और बाकी दीगर इदारों को अगर फैसिलिटेशन में या इलेक्शन की तैयारी के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या कोई इंतजाम करने हैं तो वो 30 दिन उनको फायदा देंगे, रादर देन के 60 दिन के अंदर वो असल बसल के अंदर कोई चीजें मिस हो या कोई वो चीजों को ना इकदाम को पूरा कर सके। तो वो ये तजवीज़ आई है, अगर इसमें तमाम इत्तेहादी जमातें और तमाम हुकूमत के अंदर बैठी हुई पार्टियों की लीडरशिप उससे मुतफिक होगी तो बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया जाएगा। जुल्फ़िकार साहब, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबल अज़ वक्त मुकर्ररा मुद्दत के असम्बलियों की तहलील के हक़ में नहीं है, तो आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? देखिए, ये पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ जो है ना आरा चल रही है। कुछ लोग ये समझते हैं पार्टी की लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए, आईनी मुद्दत, और जैसे हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे तो उसके हवाले से फिर असम्बलियाँ तमीम हो जाएंगी और इलेक्शन जो है 60 दिन के अंदर होगा। और कुछ जो पार्टी की लीडरशिप है वो ये समझती है कि इसमें टाइम से पहले अगर इसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो हमारे पास 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम होगा। ये सारा मामला जो है अगर में है और इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुशावरत की जाएगी। जो बामी रजामंदी और जो हुकूमत अमली सारे मिलकर बनाएंगे उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। जुल्फ़िकार साहब, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूए रवां जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब थे, उसके अलावा फिर कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने वाले आप लोग थे। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं और सलसल कह रहे हैं कि इंतख़ाबात अगर नहीं भी होते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ख़ास तौर पर मरदमशुमारी का लारा लगाकर इस बात को अगर ताख़ीर का शिकार किया जाता है तो आप लोग भी क्या उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए, ना वक्त से पहले होना चाहिए, ना वक्त के बाद होना चाहिए। अगर इलेक्शन अनाउंस होता है ये 60 दिन के अंदर तो फिर 60 दिन में होना कराना पड़ेगा। अगर 90 दिन के अंदर यानी असम्बलियों को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले तमीम कर दिया जाता है और फिर इलेक्शन अनाउंस होते हैं 90 डेज के, तो फिर हमारी लीडरशिप ये समझती है कि इलेक्शन को मुकर्ररा आईनी मुद्दत के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर पार्टी की लीडरशिप का बड़ा क्लियर मौकफ है और पहले दिन से बात चलती आई है, और अगर कोई इसके अंदर क्या असर आई है जब वो बात आएगी तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि पार्टी की आदत इस पे बिल्कुल फोकस है कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। यानी ये क्रिस्टल क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंतखाबात मार्च 2024 में हो या फरवरी 2024 में होने की तजवीज़ हो, या ये कहा जाए कि मरदमशुमारी जैसे नेशनल अवामी पार्टी नैप ने कहा, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है, इसके अलावा MQM ने मुद्दा रखा अपना, तो आप ये क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, इंतखाबात 90 या 60 डेज जो टाइम फ्रेम होगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर होने चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक आरा है और उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। वो जो भी इतराज़ात उठाते हैं या जो भी अपनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसकी बात जरूर वो करें, अपना मौका पेश करें, बट इसमें तमाम जो हुकूमती पार्टी है वो मेजॉरिटी लोग जो फैसला करेंगे, जो मिलके करेंगे वही होगा। और मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमती ये इत्तेहाद के अंदर बैठे हुए हैं वो ज्यादातर ये समझते हैं कि गिवन आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात को होना चाहिए और इंतखाबात को अपने मुकर्ररा वक्त से आगे नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्युटली वेरी राइट जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगला सवाल नज़ीर लगारी साहब से। नज़ीर लगारी साहब, कबल अज़ वक्त
असेंबलियों की तहलील, इज दैट फेयर इनफ हो जानी चाहिए या फिर टेन्योर पूरा करना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर असल बात यह है कि असम्बलियों की तहलील होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन इस बात में नहीं है कि जनाब वो 2 महीने के बाद होता है या 3 महीने के बाद होता है, लेकिन 3 महीने से आगे नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन जो है अपनी मुद्दत के अंदर होना चाहिए। और इस बात से क्या फ़र्क पड़ सकता है अगर एक अगस्त जो है वो अक्टूबर में होते हैं या नवंबर में होते हैं, लेकिन इलेक्शन होना जो है उसको हमें समझना चाहिए कि वो ज़रूर होने चाहिए, लाजमी तौर पर होने चाहिए। और इसमें कोई किसी किस्म की वो ताख़ीर का कोई अमल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए। और ये तो सबसे पहली बात ये है कि अगर इंटरम सेटअप आता है लगारी साहब, और इंटरम सेटअप जो है वो चाहता है कि वो प्रोलॉन्ग करे, और जैसा कि हमारे सुनने में आ रहा है कि मरदमशुमारी अगर नई होती तो हो सकता है कि ये प्रोलॉन्ग होके फरवरी या मार्च 2024 तक चला जाए, उसके बाद इंतखाबात की कोई तारीख आए। आप इसके हक में हैं या नहीं हैं बतौर सीनियर सहाफ़ी? देखिए, मेरे हक में होने या ना होने से चीज़ें नहीं बनती हैं। आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले और वो तहलील हो जाए तो उसके बाद इतनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और असम्बली आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन जो है वो फ्रेश इंतखाबी फहरिस्तों और इंतखाबी वो ताज़ा तरीन इंतखाबी हलकों के मुताबिक होना चाहिए। ये भी आइन का तकाजा है। अब ये मामला, मैं इस बात के हक़ में हूँ कि इलेक्शन अपने मुद्दत के अंदर होना चाहिए। अब ये मामला जाएगा और ले जाया जाएगा, कोई भी फरीक ले जाएगा और वो अदालत उज़्मा की तरफ जाएगा और जाकर वहाँ फरियाद करेगा कि जनाब फलां आइनी तकाजा पूरा नहीं हो रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। कि या ये कहा जाएगा कि जनाब इस नए इंतखाबी हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए और नए इंतखाबी फरिश्तों के तहत होने चाहिए। और ये कोई भी फरियाद लेकर जा सकता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है कि इंतखाबात जो हैं वो आइनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए, वो जो 3 महीने के या 2 महीने की जो भी है उसके अंदर होने चाहिए, या इस बात को मलहूज़ ख़तर रखा जाए कि इंतखाबी फरिश्तें तो बहुत पुरानी हैं और इन पर तो लोगों के एतराज़ात रहे हैं और बहुत से सियासी फरीक़ैन इन पुराने 2017 के जो आपके वो हुए थे सेंसस, उन पर भी लोगों को एतराज़ था और 2014 के जो हुए हैं उस पर भी एतराज़ात थे और अभी जो हो रहे हैं इस पर भी ट्रांसपेरेंसी के मामले हैं और लोग इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं। अगर इन पर भी आ जाता है तो एतराज़ात तो फिर भी रहेंगे, लेकिन क्या है कि क्या अब रास्ता कौन सा अख्तियार करता है ये इदारों का मामला है। नज़ीर लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि किसी ख़ास वजह से आप इंतखाबात का अल्तवा करें और किसी ख़ास वजह से आप इंतखाब फलां राह हमवार करें या फलां राह अख्तियार न करें। मैं कहता हूँ कि आइनी तकाज़े को पूरा होना चाहिए हर हालत में और आइन के मुताबिक आवाम की राय का लिया जाना बहुत ज़रूरी है। आइन के मुताबिक तो फिर KPK और पंजाब असेंबली जब डिज़ोल्व हुई थी तो वो भी टाइम के ऊपर ही होना चाहिए था इंतखाब। सर, अगर बाई बुक चला जाए तो बुक तो वही कहती है, तो उस वक्त भी नहीं चला गया तो फिर किससे सवाल करेंगे? हम उस वक्त मुतालबा कर रहे थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा दिए जाएं और इसमें कोई ताख़ीर न की जाए। ठीक, इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा ने जब ये मामला अपने हाथ में लिया तो अदालत उज़्मा को बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम 106 दिन के बाद कराएंगे, जबकि आइन फैसला ये था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक, और 14 अप्रैल तक हो जाने चाहिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट अगर मुकर्रर कर दी जाती है और कहती है कि जनाब 14 अप्रैल को तारीख वो है होने वाली है और वो उस तारीख पर इलेक्शन होने हैं, लिहाजा इसमें ताख़ीर ना की जाए, तो बात थी। जब 106 दिन मान लिए गए तो फिर 206 दिन भी मान लिए गए, 306 दिन भी मान लिए गए, फिर तो अभी तक मामला चल रहा है। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों में एक बिल्कुल अभाम की कोई सूरत नहीं रखना चाहिए। जब 100 जबकि 90 दिन पूरे हो रहे थे 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल से आगे की तारीख सुप्रीम कोर्ट को नहीं माननी चाहिए थी। वेरी राइट।
तमाम मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब ने अभी में ज्वाइन किया। सर आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब भी मौजूद हैं। आप सब आपकी इजाज़त से मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ ताकि आपकी टेक्निकल चीज़ें सेटल हो जाएँ। पतियों साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आए तो आबिद ज़ुबैरी साहब बतौर दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पेश हुए और एक बड़ा ही अहम मुतालबा था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से। अब फर्दर समात में क्या हो सकता है, आबिद ज़ुबैरी साहब का स्टांस क्या है सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इंटरम सेटअप कैसा होगा, इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे नहीं होंगे, तो अफजल खान साहब उस हवाले से बैठे हैं कमेंट करने के लिए आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पहला ब्रेक थोड़ा सा पहले लेना पड़ गया था क्योंकि टेक्निकल चीज़ें थी। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, स्टार्टिंग विद यू, अफजल खान साहब भी बैठे हैं, स्टार्टिंग विद यू सर। आज आप पेश हुए बतौर दरख्वास्त गुजार और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक, वो मुस्तरद कर दी गई। आपका मुद्दा क्या था जब आप गए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात है, मैं दरख्वास्त गुजार नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दरख्वास्त गुजार है। ठीक है जी ना, आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। पटिशनर इज द सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ पाकिस्तान जी, बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, वो फुल कोर्ट की बात थी। देखें, जब पहले ये बेंच तश्कील दी गई तो 9 जो अवेलेबल जजेस थे उनकी बेंच तश्कील हुई थी। और फुल कोर्ट ये होता है जो अवेलेबल जज, फुल कोर्ट का ये मतलब नहीं होता कि 17 जजेस हों या कुछ लोग उसमें नहीं, कुछ बाहर हैं, कुछ जो भी होता है, जो अवेलेबल जज होते हैं। असद अली केस में कोर्ट ने तय कर दिया था कि जो अवेलेबल जज होते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द फुल कोर्ट। अब सीनियर सारे जजेस की कोर्ट एक चीफ जस्टिस साहब ने बता दी, 2 जजेस साहिबान ने अपने आप को कहा कि जी एक्सक्यूज़ कर लिया कि जी वो नहीं सुनेंगे। एक पे पहले एतराज़ नहीं किया गया, बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह पे अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत पे से एतराज़ किया, उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया, तो वो 9 से अब 6 की बेंच रह गई। आज फिर उन्होंने इस्तदा ये की कि फुल कोर्ट होना चाहिए, जिस पे सवाल हुआ कि जी ये तो अब काफ़ी केस चल चुका है, आपने पहले कि हमने बना दिया, चीफ जस्टिस साहब की ये सवाबदीद होती है, बनाएं किस तरह से, तो ये बात। और अब अगर इस वक्त फुल कोर्ट फिर बनेगा तो क्या फिर केस दोबारा से शुरू होगा? तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम सोचेंगे जो आपने आज बात की, अब देखते हैं कल 11:30 बजे केस लगा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हमेशा से, और बार एसोसिएशन का हमेशा से ये प्ली रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। आपको याद होगा 2015 में जब 21वीं तरमीम आई और अमेंडमेंट की, हम लोगों ने उस ज़माने में भी चैलेंज किया। मैं उस सदर था सिंध हाई कोर्ट बार का, हमने और मुख्तलिफ इवन सुप्रीम कोर्ट बार ने सब ने चैलेंज किया कि ये ट्रायल नहीं होना चाहिए, जिसमें हम लोग केस में कामयाब नहीं हुए। मेजॉरिटी ने होल्ड किया कि जी 21वीं तरमीम के तहत ये कोर्ट्स बने, क्योंकि सनसेट क्लॉज था 2 साल के लिए, तो फिर 23वीं तरमीम आई। उसमें आपको याद होगा द लीडिंग जजमेंट्स, डिसेंटिंग जजमेंट थी जस्टिस फाइज ईसा की, ठीक है ना जी, उसमें और जजों की, इसमें जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने मेजॉरिटी से एग्री किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि सनसेट क्लॉज है और ये जो हालात चल रहे हैं उसके तहत होगा। तो यही हमारा मुद्दा है कि जी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 में जो लॉ कहता है कि ये मिलिट्री पर्सनल वगैरह पे नहीं लगेंगे फंडामेंटल राइट, वो सिविलियन उसमें कवर नहीं होते। आपको याद होगा जब इनको लाना था सिविलियंस को, तो उसके अंदर भी तरमीम करके कहा था कि 8(3) में उन्होंने क्लॉज डाला कि 21वीं तरमीम में उन लोगों का ट्रायल हो सकता है। वो भी सनसेट क्लॉज जब खत्म हुआ 2 साल के बाद, वो उसमें से डिलीट हो गए। तो आज 8(3) जो है उसके अंदर सिविलियंस का नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। फिर 10A है, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं भी लगते तो आर्टिकल 4 है, जिसके तहत आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना है। हमारा कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, और यही हम क्या कह रहे हैं, मतलब यही जजमेंट्स हैं इस मुल्क की सुप्रीम अदालतों की कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो मेन हमारा मुद्दा एक मैंने जो आज पेश किया मेरा जो था उसमें था कि देखिए लॉ किस पे लगता है। आपने एक सेक्शन 2D की बात की जो 1967 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, जनाब अयूब खान साहब के ज़माने जब वो सदर थे, उस ज़माने का ये लॉ है जिसका 2D उसमें आया था, और उसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए हुए। उसके अंदर ब्रिगेडियर FB अली का केस था, जो 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिनसे कहा कि आपने सड्यूस करने की कोशिश की आर्मी ऑफिसर को अगेंस्ट पाकिस्तान और समथिंग, इसलिए उनका ट्रायल हो, उसमें वो केस डिसाइड हुआ। उसके बाद 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दी, एक महरम अली की 98 में और लियाकत हुसैन का केस
केस 99 में जी, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये जो आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए हैं उनको डिक्लेयर किया इलीगल कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर है। क्योंकि देखिए मिलिट्री जो ट्राई कोर्ट मार्शल होता है उसका ऑफिस, उसका जो हेड होता है वो भी एक आर्मी ऑफिसर होता है। तो आप एग्जेक्टिव, जब हमारा आर्टिकल 175 कहता है कि एग्जेक्टिव कैन नॉट बी पार्ट ऑफ जुडिशरी और सबको सेपरेट किया गया, तो ये उसकी वायलेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमने पेश की। फिर जो मेन इशू मैंने कहा कि जी पहले आप एक्यूज क्या है, एक्यूज की जो डेफिनेशन खुद एफबी अली के केस में और मुख्तलिफ केसों में ये थी कि पहले वो कहीं चार्ज हो, ट्रायल कोर्ट में उसको चार्ज किया जाए। देखें, एक होता है इन्वेस्टिगेशन होती है, आप पे एफआईआर दर्ज होती है, आप मुख्तलिफ दफाएं लगती हैं कि जी आपने ये लॉ आपने वायलेट किया, तो फिर उसके ऊपर देखना होगा कि फिर उसको ट्रायल पे वक्त ट्रायल कोर्ट उसको चार्ज करता है कि जी आप पे ये इल्ज़ाम है, आप उसको क्या कहते हैं, आप गिल्टी हैं, नॉट गिल्टी हैं। तो उसके ऊपर यहाँ यही सुप्रीम कोर्ट ने एफबी अली केस में, यहाँ तो ये जो लोग पकड़े हुए उनको तो अभी चार्ज तो किया ही नहीं गया। तो मेरा कहना ये था कि जी ये लोग जो इलीगल कस्टडी में है, अभी इनका जो ट्रांसफर भी किया गया टेररिज्म कोर्ट से, जहाँ से जिसने उनकी कस्टडी कमांडिंग ऑफिसर को दी वही ऑर्डर गलत था, वो हो नहीं सकते थे। ये कि पहले आपको देखना है कि ये आर्मी एक्ट इन पे लगता है या नहीं, पहले एक्यूज हैं या नहीं, ये बात है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा कि नेक्सस देखना होगा। जो बाकी जितनी जजमेंट्स वो कहती हैं कि व्हाट इज द नेक्सस, कि ये नेक्सस है डिफेंस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से सिविलियन का, तो फिर आप बात कर सकें कि जी होगा। पहले हु एस्टैब्लिश, कि अभी तो ये एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ कि जो जिस बंदे को आपने पकड़ा उसका क्या नेक्सस है, ये पहले डिसाइड होना है कि आया नेक्सस है तो उसका ट्रायल उसके अंदर होगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जा सकता है। फिर तीसरी बात मैं 4-5 तीसरी बात देखिए, जब भी मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन के ऊपर ट्रायल को दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, ये 91 में भी आई जिसमें आर्टिकल 212A 212B ये ऐड हुआ था। स्पेशल कोर्ट्स बने थे 3 साल के लिए और उन्होंने कहा था ये इसका स्पेशल कोर्ट्स बने थे, तो आईनी तरमीम की गई और आपने देखा कि 21वीं और 23वीं तरमीम भी कॉन्स्टिट्यूट करके 2 साल के लिए टेररिस्ट जो थे उनकी कहा कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। फिर डिले के ऊपर बात, अब देखिए बात जगह कहते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स में जी टाइम बहुत लगता है, टाइम लगने के बाद नहीं, पॉइंट इज दैट कोर्ट हैज टू सी द एविडेंस, उस पर डिसाइड होना होता है। और ये कोई ग्राउंड, लियाकत हुसैन ने इस पॉइंट को भी कवर किया कि ये कोई ग्राउंड नहीं होता क्योंकि वहाँ जल्दी ट्रायल हो सकता है, तो इसलिए अब देखिए कि वहाँ ना इशू ये होता है आपको ना एविडेंस आपकी पूरी रिकॉर्ड की जाती है, अब समरी ऑफ एविडेंस होती है, और जो जजमेंट जो ऑर्डर ये जजमेंट जो दी जाती है उसका वो पूरा लिखा भी नहीं जाता, जबकि सेक्शन 24 जनरल क्लॉज एक्ट कहता है आपको रीजंस देने अपने हर ऑर्डर की। तो ये सारी चीजें अब हमने बयान की हैं। समाप्त कल है, अब अटॉर्नी जनरल साहब की बारी है। राइट, अच्छा अब जरा थोड़ा सा ना टेक्निकल पॉइंट जो है वो असेंबलियों की तहलील से मुताबिक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, बड़ा जरूरी है जी। आज ये पता चला है कि 8 तारीख जो है वो तय हो गई है और हुकूमती इत्तेहादी मान गए हैं कि 8 तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। तो जो फ्रेमवर्क होता है निगरान सेटअप का वो किस तरह डिवाइस करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है इस हवाले से, और उससे अगर कोई बाहर निकलता है तो क्या पेनल्टीज हो सकती है? देखिए जो अगर नॉर्मल पूरे 5 साल कंप्लीट होते हैं तो 224 जो उसका आर्टिकल है वो कहता है 60 दिन के अंदर इलेक्शन है। अगर उसको पहले तहलील कर दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ चीफ मिनिस्टर कर देते हैं तो फिर आपको 90 दिन मिलते हैं। यानी अगर आप 8 अगस्त को होंगी तो नेचुरली नवंबर तक इलेक्शन चला जाएगा, 90 डेज़ का पीरियड मिल जाएगा। फिर वो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि पहले लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन बैठ के एक नाम पे इत्तेफाक करेंगे, इत्तेफाक हो जाता है। जैसे आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेफाक हो गया था और एक चीफ मिनिस्टर वहाँ गवर्नमेंट आ गई थी, पंजाब में नहीं हुआ था तो फिर उन्होंने दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये जो अब केयर टेकर निगरान चीफ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब उनको अपॉइंट कर दिया था। तो ये सेटअप होता है, तो वहाँ अगर इत्तेफाक हो जाता है मोस्टली हो जाएगा, अपोजिशन तो है नहीं। न्यू सेंसस को बेस बना के या न्यू सेंसस ना होने को बेस बनाकर क्या लिंगर ऑन कर सकता है? इट डिपेंड्स कि जी देखिए ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पॉलिटिक्स और ना मैं पार्ट हूँ पार्सल हूँ कि जी वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आप देखिए पिछली जब निगरान हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन के अंदर सारे केस है, उन्होंने कहा कि जी सेंसस नहीं हुआ, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ये सारे एक्सक्यूज बनाए गए। अब देखिए इन्होंने अमेंड कर दिया सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, उसमें अब पावर अब सारी जुरिडिक्शन दे दी है इलेक्शन कमीशन को तारीख देने की, तो अब वो तारीख देंगे। अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो माना नहीं गया, इलेक्शन हुए नहीं, और तो अब क्या अब बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है। अच्छा जी बिल्कुल आइन तोड़ा, जब उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए विद इन दी स्टिपुलेटेड, जिसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना उसने आइन तोड़ा है जी, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व
छोड़ें, लेकिन अब ये मेरा हाथ में तो नहीं है किसी और के, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था कि उनके ऑर्डर की, क्यों आर्टिकल 190 कहता है ऑल द अथॉरिटीज विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये होता है, लियाकत हुसैन के केस में लिखा हुआ है कि उनकी ऑर्डर्स वगैरह को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल अपॉन द आर्मी और एनीबडी कि जी हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराओ। ये आर्टिकल 190 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, और लॉयल्टी टू स्टेट आर्टिकल 5 उससे कवर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था इसको कि अगर ये नहीं हो रहा था, अगर 90 डेज में प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन नहीं हो सकता तो क्या का बात है, क्या उस पर जरूरी है कि नेशनल असेंबली का भी हो? वो क्यों मार्च में चला जाए, जून में? वो कहेंगे कि जी अब सेंसस होना चाहिए, क्योंकि यही उनका आर्ग्यूमेंट था। दूसरी बात आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस साहब ने ये नो कॉन्फिडेंस का केस चल रहा था, जिसमें बड़ी तारीफें हुई थी इस बेंच के, और अब इनकी बुराइयां होती हैं इन जज साहिबान की, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था कि आपको कितने इलेक्शन हो सकता है? उनका नहीं, जब हमें 7 महीने चाहिए, यानी पिछले साल अक्टूबर तक वो तैयार थे कि जी सेंसस भी हो जाएगा, हल्का बंदियां भी हो जाएंगी, ये आईनी रिक्वायरमेंट है, तो अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। अब उन्हीं के पास पावर आ गई है, अच्छी बात है, वो कहें कि मैं तो मार्च 2024 में कराऊंगा इलेक्शन की इजाजत से। इलेक्शन कमीशन, ये तो एक्सपर्ट है जी, साबिक एडिशनल इलेक्शन, जी मैं जानता हूँ, बड़े काबिल आदमी हैं अफजल खान साहब। सर ये तो मानते हैं हम सब मानते हैं। अफजल खान साहब, ये नई मर्दमशुमारी के फंडे को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, ख़ास तौर पर MQM ने, नेशनल अवामी पार्टी, IPP ने और दीगर जमातों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है जब तक नई मर्दमशुमारी हल्का बंदियाँ नहीं होगी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, यानी ये ग्राउंड तो सेटल करने की कोशिश की जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे, और इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है इसको? एक चीज़, ज़ुबैरी साहब भी बैठे हैं, शुक्र है सर, और आज मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, हमारे जो कोलीग हैं कराची से, नज़ीर लगारी साहब ने भी कहा कि इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए, और वी शुड स्टिक टू दी बुक विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी वायलेट करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 और 5 जो है वो उसके आता है। और एक और चीज़ मैं याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मई 14 वाला हमारा फैसला कायम है, तो कायम तो है, लेकिन वो अब तो जुलाई 14 आ रहा है सर। अच्छा, वो मई 14 2023 था या 2123? 14 गुजर चुका है। हाँ जी, जुलाई आज 18 तारीख। मेरी आर्गूमेंट जो है, मेरा जो ख्याल है, मेरा विजदान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेपनाह उनको ढील दी, और हकीकतन ये इस तरह की मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे पहले इस्लामाबाद के इलेक्शन हो रहे थे, हाई कोर्ट ने कहा था कि इस दिन को इलेक्शन होंगे, और उस दिन मैं भी गया जहाँ पे मेरा वोट है, और मैंने वहाँ देखा कि लोग तो खड़े हैं लेकिन दरवाजे बंद हैं, पोलिंग स्टेशन बंद था। तो बात यह है कि अब कि जी वोटर लिस्ट, जैसे ज़ुबैरी साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिए, इलेक्शन कमीशन इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू होल्ड द इलेक्शन। फुली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? ज़रा मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे मुकम्मल। मर्दमशुमारी के यहाँ रोनर हो रहे हैं सारे, मुकम्मल तो बात सर ग्राउंड बनाने दें, चल बनाएं। बात यह है कि इलेक्शन जब भी होता है, इलेक्शन से पहले एग्जीबिशन ऑफ वोटर्स लिस्ट होती है, उसके बाद फिर जब इलेक्शन करीब आ जाता है तो फिर सबको बुला लिया जाता है कि इससे पहले कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, तो उसके बाद वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती और वोट का ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। ठीक। तो वो उन्होंने 13 तारीख आखिरी रखी थी, फिर 20 तक दे दी, एप्रिशिएबल। अच्छा, उसके बाद जब तक ये, वैसे मैं आपको बता दूं और आपके तवज्जुह से लोगों को भी, कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना हो, वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और वोटर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त फुल्ली फोकस्ड हैं इलेक्शन कमीशन वाले इस पे, थैंक यू वेरी मच। और जो उन्होंने एक बड़ा काम किया है, वो उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी है। EMS के तहत उनकी मतलब है कि ये SOP है, जब आपने इलेक्शन कराना होता है तो उसके लिए जो आपने स्टेप्स लेने होते हैं। सर ये तैयारियां उस वक्त भी हो रही थी जब KP के और पंजाब के 14 मई के हवाले से, नहीं उस वक्त भी हो रही थी, नहीं उस वक्त भी हो रही थी, नहीं अब इलेक्शन ही नहीं कराना तो कैसे हो रही है? सर हम खुद खबरें टिकर्स पढ़ रहे थे कि अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उधर हेयरिंग चल रही थी, उधर तैयारियां हो रही थी। चलो आपकी मदद के लिए उस वक्त विल नहीं थी इलेक्शन कराने की। अच्छा, अभी विल है? अभी इनएविटेबल है। क्यों? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, सुप्रीम कोर्ट अभी भी यही कहेगा कि जी, जैसे अगर वो
आपने बताया कि 8 पे, अगर वो 8 करते हैं तो उनके पास 90 डेज़ हैं, 91 डेज़ नहीं होंगे। और अगर वो 12 की रात तक, इसलिए कि ये एक एक दिन हुकूमत से अमूमन लोग जाते नहीं हैं, दोबारा पता नहीं मौका मिले ना। अच्छा, तो और हकीकत है कि बहुत से लोगों को दे विल बी इन द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री, जो लोगों की तवक्कुआत पे पूरे नहीं होते। मर्दमशुमारी के नाम के ऊपर डिले हो सकता नहीं हो सकता, किसी भी बहाने कोई भी केयरटेकर सेटअप आकर ये कह सकता है कि मैं 1 साल तक खींच रहा हूं क्योंकि मर्दमशुमारी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके और वजूहात भी हैं मल्टीपल। एक तो लोकल हैं, इंटरनल प्रेशर है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है। अभी जैसे IMF और दूसरे जो दुनिया में देखें, वो लोग अमेरिका या बाकी जो वेस्ट है, वो जो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, वो आपको कहेंगे कि जी इलेक्शन कराने हैं आपने, और एक्सेप्टेबल इलेक्शन कराने हैं। इसलिए कि आप अगर इस हाथे से बाहर निकलते हैं तो जाहिर है वो लोग अपने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते कि जी एक जगह पे डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी के बजाय 9 अप्रैल से जो आगे हुआ, और उसके बाद मुल्क का जो और इकानमी का और जो ह्यूमन राइट्स की, देखो सारी दुनिया में आजकल तो ये टेलीफोन का ज़माना है, कहते हैं हमने फिक्स कर दिया है। अच्छा देखिए, कहते हैं हमने फिक्स कर दिया, चलो फिक्स कर दिया ना। हम बीइंग अ पाकिस्तानी डेमोक्रेट एंड इलेक्टोरल एक्सपर्ट अब कहते हैं कि अब मजीद डिले नहीं होना चाहिए, डिले भी नहीं होना चाहिए, और डोंट गो अगेंस्ट दी विशेस एंड दी स्पिरिट ऑफ पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए एक मैं और भी बता दूं कि इस दफ़ा अगर कोई भी इदारा हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे की जिसका माजी दागदार हो, उसके सिर्फ नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट, कैंडिडेचर एक्सेप्ट किया, तो हम आपके ऊपर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। तो पाकिस्तान के इलेक्शन ये जितने भी इदारे हैं इनको, इस पे तो मैं हंस ही सकता हूँ। नो इसमें मैं हंस सकता, मैं लात आपकी अल्लाह देखो, दिल बदलते हुए, मैं यजीद और वो हुर की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, दिल बदलते हुए कोई वक्त नहीं लगता। और दूसरा ये कि एटलीस्ट आई वोंट लाइक कि जी जो बंदियाल साहब हैं वो जाएं और उसके पास माजी में ऐसी कोई चीज़ ना हो दिखाने वाली कि उन्होंने ही स्टूड फॉर द। सर आपकी वजह से लगाई साहब 30 सेकंड सर, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या कोई भी सेटअप केयरटेकर की सूरत में अगर आया हो और वो चाहे कि मर्दमशुमारी के लिए हमें 6 महीने या 1 साल और चाहिए, तो वो लिंगर ऑन कर सकता है उसको किसी भी तरह से? नहीं, वो सेटअप कैसे कर सकता है? उसका तो ये मैंडेट नहीं है ना। उसका वो आया है कि इंतजाम उस खला पैदा ना हो गवर्नेंस का, हुकूमत का खला पैदा ना हो। इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अख्तियारात भी उसी के पास हैं, और उसने डेट अनाउंस करनी है, हुकूमत ने डेट अनाउंस नहीं करनी है। अब तो ये अख्तियारात उसको मिल चुके हैं। अब क्या कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अदालत उज़्मा के पास, ये दरख्वास्त लेकर जाता है कि जनाब ताज़ा फरिश्ते नहीं हैं और जो है इंतखाबी हल्का बंदियाँ जो हैं वो नई फरिश्तों के मुताबिक नहीं हैं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। अगर कोई चला जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है? सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, और सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद नहीं है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर आइनी तकाजा उनको ये कहे कि जनाब आप ऐसा करें, ये क्या बातें हो रही है? मतलब देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की पहली ऑर्डर नहीं माना गया कि एक केयर टेकर सेटअप आ गया, आज वो 14 मई के बाद वही लोग बैठे हैं, वही इलेक्शन कराएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के। क्या इलीगल नहीं है ये लोग? पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जब वहाँ हो सकता है, तो नेशनल लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आइन और कानून माना कहाँ गया है? कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया एक कानून, उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 डेज में, वो बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा, और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो अब आगे जाके सुप्रीम कोर्ट पे कौन जाए? और जाए भी चले जाए, वो कह भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वही जो हम देख रहे हैं वही होगा। आप देखें, हम तो देखते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आबिद भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब शुक्रिया। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद थे, तर्जुमान बिलावल भुट्टो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और नज़ीर लगाई साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश हमारी यही है कि इंटरम सेटअप जो आए वो अपनी मखसूस मुद्दत के अंदर इंतखाबात करा दे, और विद द ड्यू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।